प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 7/10/2022 को थर्ड मीटिंग में यानी शाम के समय जो पेपर हुआ, उस पेपर से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हल करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि आगामी आपका परीक्षा स्टार्ट होने वाला है ग्रुप डी का, और भी सभी वैकेंसी आई हैं जिसमें गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। गणित ऐसे कहें सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन अगर गणित आप लगाना सीख जाते हैं तो फिक्स नंबर विश्वास के साथ आप टिक करके आते हैं। तो इसलिए आपको अभ्यास जारी रखना है, बाकी पढ़ते रहिए। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो समझिए, देखिए पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए, देखिए सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय का अध्ययन करें और उल्लेखित क्रम में ही इनका बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपसे बताया है कि ग्रुप डी की परीक्षा में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विसरण, विचरण, गुणांक, प्रसरण आदि सारी चीजों से सवाल जरूर पूछता है। तो ऐसे में इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहला तो पूछा गया बहुलक बताइए। इसका क्रमागत आपको पहले क्या बताना है, बहुलक। तो बहुलक मीन्स क्या होता है, बहुलक मीन्स बहुलता, यानी जो बहुता ऐसे कह सकते हैं, बहुता, बहुलता, जो बहुत बार आया हो, जो ज्यादा बार आया हो, वही बहुलक है। तो देखो इसमें 5 कितनी बार आया है, 5 केवल एक बार आया है, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 देखेंगे तो एक बार है, 8, 1 2 3, 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। फिर 9, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 9 कितनी बार आया है, 4 बार। तो आप बहुलक के रूप में क्या उत्तर देने वाले हो, बहुलक के रूप में उत्तर 9 देने वाले हो, क्योंकि बहुलक इस प्रश्न का क्या होगा, 9। बहुलक में जो ज्यादा बार आया भाई, जिसकी बहुलता ज्यादा है, बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो 9 ज्यादा है। माध्यिका के बारे में बात करें तो माध्यिका का नियम हम आपको समझा दे पहले। माध्यिका बराबर होती है, पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सेट करना। आरोही क्रम में देखो मैंने सेट कर दिया, पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सेट कर देना। अगर पदों की संख्या विषम है तो +1/2, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1/2 वहाँ पद क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 9 1 10/2 यानी 10/2 मतलब 2 × 10 यानी 5वां पद सवाल का उत्तर। 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, यानी माध्यिका क्या हो गया, 8। उसके बाद आपसे माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर योग, पदों का योग कह सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या होगा, माध्य होगा। अब चलो पदों का योग करते हैं। तो देखो कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56। लेकिन 56, 1 57, 1 58, 1 59, 1 60, मैंने एक एक छोड़ा था ना, 60, और 7 5 12, 60 12 72 हो गया। और कुल कितने पद थे, 9 थे, तो 9 8 72, यानी इनका माध्य भी क्या आने वाला है, 8 आएगा। और ये जहां कहीं ऑप्शन में हो सवाल आपको टिक करना है, यानी 9 8 8, 9 8 8, यानी यह सवाल का आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 फार त्रिदेव, ऑप्शन नंबर त्रिदेव यानी 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात इस समझ में आ गई। यही प्रकार सवाल का होता है और मिलता है। एक रिलेशन इसमें होता है, मैं रिलेशन आपको समझा दूं। 3 गुणे, देखो बहुलक बराबर, यहां सूत्र आता है क्या, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य। यहां से भी सवाल बहुत बार पूछा गया, पिछले ग्रुप डी में, ALP में,
रेलवे की परीक्षा अगर है तो सवाल जरूर पूछता है, सुपर टेट में, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत जगह सवाल पूछता रहता है। तो ये सूत्र भी याद रखना है और इनके नियम भी। बहुलक मीन्स बहुता और माध्यिका मतलब पदों को आरोही क्रम में सेट करके मध्यमान। अगर 2 पद आ जाता है तो दोनों को योग बटे 2 और माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग बटे संख्या कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। माध्य कभी कभी ऐसे ही निकाल लो, माध्य कभी कभी ऐसे ही निकाल लो, 1 2 1 2 1 2 1 2, इधर से उतना काट दिए उधर से उतना काट दिए, तब भी कभी कभी उत्तर मिल जाता है। लेकिन नियम ये लगाना है। बोलो, पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया? अगर प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दो संख्याओं, कहता है कि दो संख्याओं, देखेंगे दो संख्याओं का मासा, देखो दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक 47 है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 66 27 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 66 27 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर मासा दिया गया हो तो संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। मासा बराबर 47, तो पहली संख्या 47 यक्ष, दूसरी संख्या 47y। और कह भी रहा कि इनका ही गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणनफल देखते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 6627 के। अब कहता क्या है कि उन दोनों संख्याओं में एक बड़ी संख्या बताओ, इसमें कौन सी हो सकती है? तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए 47 उठा के बटे में कर दो, 47 गुणे 47, यहाँ देखो यक्स इंटू वाई आ जाएगा। अब आप कर सकते हो, देखो चलो 47 से इसे हम विभाजित कर देंगे, तो 47 से विभाजित करने पर आपको ऐसे चेक कर लेना, 6 6 2 7, 47 से काट लो, 47 एकम 47 और 7 16 में से 7 गए 9, 9 7 16, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 2 उतार दो। अब की बार जाएगा 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 और 12 में से 8 गए 4 और यहाँ खत्म 47, 47 एकम 47 कट गया। अब देखोगे 141 बटे में ये क्या, इससे काटेंगे तो 141 बार जाएगा, 47 रह जाएगा। अब देखो 47 3 बार जाएगा, यानी यक्स इंटू वाई बराबर क्या आने वाला है? 3। अब मैंने आपसे कहा था कि मासा जब निकाल लेते हैं तो संख्याएं सहभाज्य रह जाती हैं, यानी x इंटू वाई के रूप में रह जाती हैं। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगी? x इंटू वाई के रूप में रह जाती हैं संख्याएं, x इंटू वाई के रूप में रह जाती हैं, इसलिए आपको इसे सरल करना है। चलिए चलते हैं, x इंटू वाई के रूप में यदि संख्याएं रह गई हैं तो रह गई हैं, उन्हें आपको सरल करना है, तो सरल करते हैं। चलिए देखिए x इंटू वाई के रूप में संख्याएं रह गई हैं, तो अब आपको एक बात और ध्यान देना है कि कौन सी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 3 होने वाला है। तो 1 गुणे 3 ही ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल होगा। अब देखो 47 एकम 47 और 47 तिया 141। अब यही दो संख्याएं देखो, 47 है नहीं है, 141 है, यानी सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 141 सवाल का उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। स्क्रीनशॉट, नोट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न कहता है ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 891 और 892 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? पूर्णांक बताना। जैसे मैं आपको बताऊं 5 से 10 के बीच, 5 और 10, देखो यहाँ और दिया है, यहाँ से न लगाओ और लगाओ, 5 और 10 के बीच कितने पूर्णांक हैं? कितने पूर्णांक है? बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में क्या करना होगा? तो 10 माइनस 5 कर देना है, बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 होगा। ये क्यों मैंने एक और अपनी तरफ से माइनस किया? तो देखो मैं लिखता हूं 5 6 7 8 9 10। अब देखो क्या 5 और 10 के बीच, 5 और 10 के बीच देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 ही तो है ना। इसी प्रकार से यहां हम प्रयोग करने वाले हैं। क्या बातें समझ में आ गई? एक अभी एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, कैसे? इन्हें सरल करने के बाद देखना।
अब भैया हमें देखना है कि 891 और 892 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो हम लिख देते हैं 892 का होल स्क्वायर माइनस कर देने हैं 891 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक सूत्र काम कर रहा होगा जो आपको समझ में आना चाहिए। एक सूत्र काम कर रहा है और वो सूत्र कौन सा है ये आप देख लो। वह सूत्र है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र है, जहां पर हमें दो ब्रैकेट बनाना है। एक में 801 में क्या लिखना है, ए प्लस बी, और दूसरे में लिखना है ए माइनस बी। तो अब देखो आप एक में लिखोगे 892 प्लस में 891 और दूसरे में आप लिखोगे 892 माइनस 891। चलो जोड़ो, 2 1 3, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, यहाँ क्या रह गया एक, इसका मतलब 1783 संख्या। लेकिन घटाना कितना है, एक और घटाना, तो 1782। 1782 इस प्रश्न का सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हम घन वर्ग करके लगाएं, वर्ग करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस सूत्र से लगा लें, क्योंकि ये सूत्र आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे सवाल का उत्तर होगा। अगर समझ में आ गया तो सीधे भी कर सकते थे। 2 1 3 और 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, गुणे में इन दोनों का घटाव क्या होगा 1, और इनको जब गुणा करोगे तो 1783, और एक अपनी तरफ से घटाना तो 1782। सवाल का उत्तर क्या लाइन लगेगा, 2 लाइन लगेगा भैया। इसी प्रकार से हम हल करते हैं। और मैंने समझाया कि एक क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक, अब देखो जैसे 892 में से 891 तक घटाना, तो 891 घट गया, लेकिन 892 को भी घटाओ। अब समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो शुरू से फिर से देख लो इस सवाल को। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि राजेश की बेटी की आयु राजेश के पत्नी की आयु का 1/3, राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु का 3/4, तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु का 3/5। यदि राजेश की पिता की आयु 60 वर्ष, तो एक काम कर लेते हैं। देखो, राजेश की बेटी दिया, राजेश की पत्नी दिया, राजेश दिए, कौन है भैया, राजेश आए, राजेश के पापा आए, पिताजी आए, या पापा लिख लो, पापा मतलब पिताजी। अब देखो राजेश के पिताजी की उम्र कितनी है, 60 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 60 वर्ष है। तो देखो यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष, मैंने लिख दिया। फिर यहां देखो, तथा राजेश की आयु, यानी राजेश के पिता की आयु का 3/5 है। तो राजेश के पिता की आयु 60 है, इसका 3/5, 5 12 में 60, 12 तिया 36 वर्ष, यानी राजेश की आयु कितना आया, 36 वर्ष। फिर ऊपर देखो, चलो राजेश की पत्नी की आयु राजेश के आयु का 3/4 है। तो भैया राजेश की आयु कितनी है, 36 का 3/4 कर दो, 4 9 36, 9 3 27 वर्ष आ गया। किसकी आयु आया, राजेश की पत्नी की। फिर ऊपर देखो, राजेश के बेटी की आयु राजेश के पत्नी की आयु का 1/3 है। तो राजेश की पत्नी की आयु 27 का 1/3, 3 9 27, यानी राजेश की बेटी की उम्र जो है वो कितने वर्ष है, 9 वर्ष है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगी, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए बात बेटी की आई, इसलिए हमें एक घटना याद आ गई। अभी हाल ही में हमारे जलालपुर के नियर सटा एक गांव है जिसका नाम है अजयपुर। वहां पर एक बड़ी ही मनोरम दृश्य कहा जा सकता है, जिसे देखकर हृदय पिघल जाता है और बड़ा कष्ट ग्लानि होता है कि बुलडोजर के माध्यम से गरीब असहाय व्यक्तियों का घर गिराया जा रहा है। और उस घर में ऐसी एक बच्ची है जो, उससे पहले बताया भी गया कि अपने जरूरी सामान को आप निकाल सकते हैं। तो बच्ची को देखिए, बच्ची ने सब कुछ छोड़कर केवल अपने किताब को, अपने झोले बैग को लेकर घर से निकली है। उसने बच्ची ने लोगों से कहा कि मेरा बुक, मेरा किताब घर में है, मुझे निकालने दिया जाए। तब वहां के सिपाही, कार्यकर्ता आदि सारे लोग जेसीबी को रोककर बच्ची को अंदर भेजे और बच्ची अपना बुक लेकर बेतहाशा भाग रही थी। ऐसे दृश्य को देखने के बाद बड़ा ही कष्ट होता है कि मतलब समाज में ऐसे लोगों को भी परेशान किया जा रहा है।
उनके लिए एक आवास या उनके लिए सुख सुविधा आदि सारी चीजें देखनी चाहिए सरकार को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर बैठे हैं और नीचे जो गरीब बेचारे हैं वे परेशान हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ध्यान रहे ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि समाज अपना भारत देश ऐसे कहे सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बच्ची है, बेटी है, बेटियां आपने ही स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भैया बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं, तो इसको आप पूरा करिए और ध्यान दीजिए। क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान और विकास तभी होगा जब उस समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी। उस समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी तभी वो समाज विकास करेगा। उसके हर एक सदस्य को शिक्षित होना पड़ेगा, मेरा कहना है तभी। क्योंकि भैया कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, तो वही आपको करना है। क्योंकि हमारा भारत देश बहुत आगे पहले भी था और आज भी होता चला जा रहा है, और हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश एक मजबूत राष्ट्र बन जाए आगे चलकर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, एक प्रश्न आपका अगला है, क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है कह सकते हैं, और AB 6 सेंटीमीटर। पहले आप त्रिभुज बना लो दो, एक त्रिभुज ABC बना लिया, AB और C बना लिया। एक त्रिभुज दूसरा बना लिया मैंने DE और F बना लिया। अब देखो इसमें कह रहा कि AB 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और DE की लंबाई 8 सेंटीमीटर और EF की लंबाई 10 सेंटीमीटर और FD की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करो, मतलब सभी भुजाओं का योग ज्ञात करो। अब मैं आपको बता दूं, ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में नियम काम करता है, संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, ये आपको बताना। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर इस भुजा का मान ज्ञात करना है तो इस भुजा से इस भुजा की तुलना और एक दूसरी भुजा जो दी गई उस दूसरी भुजा से तुलना। अब जैसे हमें AC का मान ज्ञात करना है ना, बोलो AC का मान ज्ञात करना, तो हम क्या कर ले रहे हैं, AB बटा में क्या ले लिए, DE ले लिए। क्या ले लिए, DE ले लिए, DE। AB बटा में DE, अब पहले ये लिए थे तो हमें यही लेना है, AC बटा में DF। अब आप देख रहे हो कि AB बराबर कितना है, 6, DE बराबर कितना है, 8 और DF बराबर कितना है, 14। तो 14 बटे में तो 14 गुणे में हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21 बटे 2 मतलब 10.5, 10.5, यानी इसका मान आया 10.5 सेंटीमीटर। अभी मैं फिर से एक बार आपसे बात करूं कि ये बताओ, इस भुजा का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, एक भुजा ये, फिर एक भुजा ये, फिर उसी प्रकार एक भुजा ये और एक भुजा ये लेना है। जैसे देखो हम लेते हैं, हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम ले रहे हैं BC। चलो दूसरा कलर हम ले लेते हैं BC। देखो हो गया क्या, BC बटे में EF ले लें, EF बराबर में, अब यहां से एक ले लेते हैं, AB बटे में क्या हो जाएगा, ED या DE कर सकते हैं। अब देखो AB कितना आपका है, 6 सेंटीमीटर और आपने DE कितना लिया, 8 सेंटीमीटर। EF कितना है, 10, तो ये वाला आ जाएगा 10, यहां लेके जाओ, यहां बच जाएगा BC और सवाल आ जाए 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 बटे 2 मतलब 7.5। अब देखो ये 7.5 आ गया। अब परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो भैया 6 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 7.5,
तो जोड़ो 5 5 10 के शून्य, 7 6 13 1 14, 1 1 2 यानी 24 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इस दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 24 सेंटीमीटर होने वाला सवाल। बोलो समझ में आ जाएगा ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बस ऐसा ही है। कभी कभी ऐसे सवाल को इतना हम लिखते नहीं है, बस सीधे क्या करते हैं, 2 मिनट गया, सीधे करके क्या वही इसके समानुपात इसको, इसके समानुपात इसको करके हल कर लेते। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करें या पोस्ट करें या थोड़ा स्लो करके देख लें, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो 50 एक समान वस्तुएं 550 रुपए के कुल मूल्य पर खरीदी गई। 50 वस्तुएं खरीदी गई। कितनी वस्तु खरीदी गई? 50 वस्तु। और कितने रुपए में? 550 रुपए में खरीदी गई। मैं कह दूं कि भैया एक वस्तु कितने की पड़ेगी, तो 5 एकन 5 यानी 11 रुपए। एक वस्तु का दाम कितना रुपया पड़ा? 11 रुपया क्रय मूल्य। फिर देखो कह रहा कि उनमें से 1/5, 1/5 यानी 50 वस्तुओं का 1/5 निकालोगे तो 5 दहा में 10 वस्तु। 10 वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया गया, तो पहले इसका तो क्रय मूल्य निकालोगे। 10 गुणे 11 बराबर 110 रुपये आपने खरीदा है। 10% हानि मतलब 90% पर बेच दिया है। तो देखो 0 से 0 11 9 99 रुपए में आपने क्या कर दिया है? बेच दिया है। कुछ वस्तुएं यानी 10 वस्तुओं को 99 रुपए में बेच दिया आपने। कह रहा या सम व्यवहार, देखो पूरे सम व्यवहार पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं की प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कह रहा कि हम टोटल 20% का लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ घाटा हुआ कोई बात नहीं, हम अगले सामानों को बढ़ाकर बेच लें, 20% का फायदा। तो देखो पूरा कितने में खरीदे थे? 550 में खरीदे थे। 20% लाभ लेना यानी 120% हम लेंगे। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 12 पंचे 60 के शून्य, 12 पंचे 60 6 66, 660 रुपया हमें टोटल चाहिए। 660 रुपया टोटल चाहिए। तो बाबू ऐसा करो, एक काम करो, आपने 660 रुपये चाहिए और 99 रुपया आप पा गए हो। चलो घटा लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर आपका 15 में से 9 गए, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ आपका बचा 5। 5 मतलब 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बच गया 5। 561 रुपया। 561 रुपया अभी और चाहिए आपको। ये बताओ 561 रुपया चाहिए और आपके पास वस्तु कितनी बची है? 40 वस्तुएं बची, क्योंकि 10 वस्तुओं तो आप बेच दिए हो। चलो भाग दे दो। 4 एकन 4, 1 5, 4 चौक के 16, भाग जाएगा नहीं। क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, है ना? बात समझ गए कि नहीं? 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मतलब फिर 4 से 4 दूनी 8, बात समझ गए? कुछ ऐसा जाएगा। 4 दूनी 8 दशमलव लगाकर, तो यानी अगर ये 10 है तो एक अंक दशमलव और बढ़ जाएगा, यानी 14.02 रुपए, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा सवाल का आपका उत्तर होने वाला। वैसे भी आप 14 पा गए ना, टिक कर सकते हो। 14 पा गए, टिक कर सकते हो सवाल का उत्तर लाने के लिए। चलो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, देख लो, अगला सवाल आपका कहता है कि पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। मतलब कि जो एक पाइप है, कोई पाइप की पानी की टंकी है जिसे 10 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। 10 घंटा लगेगा, भर जाएगा। कह रहा कि पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है। ये जो टंकी है वो खाली है, के को खोल दिया गया। तो भैया जब टंकी का आधा हिस्सा भर गया, आधा भर गया मतलब 5 घंटा कार्य हो गया। 5 घंटा कार्य हो गया, आधा बचा है। फिर कह रहा जब और है ना, यहां देखो भर जाता, तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिया जाता। मतलब एक तो था ही, 4 और खोल दिए तो कुल कितना हो गया? 5 पाइप हो गया उसी के जैसा। अब बताओ कितने घंटे का काम बचा? 5 घंटे का काम बचा है, और 5 पाइप जब मिलकर कार्य करेंगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा पानी की टंकी को भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? तो 1 घंटा यहाँ, 5 घंटा यहाँ, 5 1 6 घंटा लगने वाला है, वो टंकी भर जाएगा। अरे भैया वो 5 घंटे अकेले और काम करता तब जाके काम कर पाता,
एक एक घंटे करके, और उसके साथ 4 लोग वैसे और आ गए हैं, तो 5 लोग हो गए। तो एक एक घंटा काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, यानी 5 एक 6 घंटा कुल कार्य करने में लगा, यानी टंकी को भरने में समय लगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्याएं, अरे 11 से 13 अंकों वाली संख्या कौन सी भैया है? 34, 58, 76, 23, 41, x 98 विभाज्य है। मतलब ये अगर 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो x का मान आपको बताना है। देखो 11 के विभाज्यता का नियम मैं आपको बता दूं, एकांतर क्रम में मैं लिख देता हूं, एकांतर क्रम में संख्या, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर या 0 हो या 11 का गुणज हो तभी वह बड़ी से बड़ी संख्या 11 से विभाजित की जाती है, की जा सकती है। तो एकांतर क्रम में पीछे से यहां से यहां आओ, फिर यहां आओ, फिर यहां आओ, यहां, ये हो गया। इसके बाद यहां से देखो ये, तो इन सब को जोड़ो आप। चलो 9, 1, 10, 3, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 19, 1, 20, 7, 27, 4, 31 आ गया। अंतर करना है। आगे देखो 8 में x जुड़ेगा तो 8x हो जाएगा। यहाँ चलो 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 7, 21, 21, 5, 26, 26, 3, 29 के साथ जुड़ा है क्या? x। अब देखो यहाँ 31 माइनस में 29 प्लस में x कर दें, यानी अगर यहाँ 0 हो जाए तो काम बन जाएगा। क्या रख दें कि ये पूरा इनसे मिलकर 0 बन जाए? तो भैया 2 रख दें, यानी x के स्थान पर 2 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये 11 से पूरी तरह कट जाएगा और सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा कि इस x के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं? 2 रखने वाले हैं। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो बहुत आसान सवाल है। इस टाइप का एक प्रश्न और आपके पिछले स्लाइड में और पिछले किसी पेपर में मिला है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? भैया द्विघात समीकरण देखो, अगर इसको ओपन करोगे ऐसे कहो, वर्ग से वर्ग खत्म हो गया, दोनों साइड में बराबर के इधर वर्ग उधर कर वर्ग खत्म हो गया। 3x से 3x खत्म हो जाए। क्या यहाँ 2 घात समीकरण कोई दिख रहा है? 2 घात वाला कोई पद दिख रहा है? नहीं, यहाँ भी कोई 2 घात वाला पद नहीं है। यहाँ देखो अगर हम बात करें तो ये 3 घात वाला पद हो जाएगा। बात समझ गए? यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे अगर इसका फैक्टर करोगे, जैसे x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, क्योंकि पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 2 1 2x माइनस 2। अब देखो यहाँ x स्क्वायर आ गया, ये 2x से 2x दोनों तरफ खत्म हो गया, और यहाँ देखो 1 और 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है कि 0 है। ये 1 इधर 2 इधर आएगा तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा कुल मिलाकर। इसलिए यह 2 घात समीकरण, जहां भी जिस भी समीकरण में x की 2 घात दिखे वो 2 घात समीकरण के अंतर्गत आता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, हर एग्जाम में आपके पूछा है। ऐसा सवाल आप देखोगे, कह रहा y का मान ज्ञात करो। यहाँ पर एक नियम काम करता है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का। मैं लिख देता हूं ताकि आप भूलो ना। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य, क्या भैया? बाह्य पदों का गुणनफल। इसी नियम पर यह काम करता है। देखो अंतःपद जो नियर अबाउट समानुपात के हो तो 9 गुणे में 24 बराबर बाह्य पद यानी 8 गुणे y। 8 गुणे में है तो 8 बटे में, 8 गुणे में है तो 8 किस में? बटे में। चलो हो गया मिस्टेक कुछ भाई लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्यों भाई, बात समझ में आना कुछ फालतू हुआ? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं फिर से। देखो अंतः पदों का गुणनफल क्या करना है? अंतः पदों का गुणनफल हमें करना है। देखो
9 गुणे में 24 बटे में बराबर में 8 गुणे में y, 8 गुणे में है तो 8 बटे में, तो 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27 बराबर y का मान, y का मान क्या आने वाला 27 आया। यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी त्रिदेव सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को? इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब आप देख रहे होंगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आंसर किया गया है, आपका आंसर की आप मिला सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर कि कौन सा सवाल का उत्तर होगा। और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस 10 के दम की श्रृंखला में हल करवा रहा हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।